ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं। सरकार ने जो स्वामित्व योजना कराई है बहुत अच्छी योजना है। गरीबों के लिए जो घर जिनके कच्चे थे मतलब पक्के होने जा रहे हैं उसमें आदमी लोन में ले लेगा और कोई डर खतरा भी नहीं आगे रहेगा। इसलिए बहुत ही बढ़िया हो रही है। इसलिए सरकार का बहुत धन्यवाद दिया जाता है। ये सब बहुत बढ़िया योजना है। सरकार ने बहुत बढ़िया योजना निकाली है। गरीब आदमियों के लिए अपने मकान का पूरा हक मिल गया घर का और उस पर लोन भी ले सकती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो संपत्ति भी सुरक्षित रहती है, नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक का आत्मविश्वास भी अनेक गुना बढ़ जाता है। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं। तो हमारे गांव के लिए होगा जी, सभी मतलब जितने भी गांव है सभी के लिए होगा ये, तो बहुत अच्छी बात होगी जी। लोगों के आपस में जो झगड़ा होता था जी वो खत्म हो जाएगा और लोग मतलब अपने इसके लिए मतलब जो उनके मकान है ये कागज बन जाएंगे, उनके आधार पर अपना कुछ भी लोन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिससे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। गरीबन के इतना सोचा घर मिल गया इससे कुछ कौन बना। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो। गांव जहां हमारी संस्कृत पनपी, जहां हमारी सभ्यता पनपी, जहां छोटे छोटे रोजगार अपनाए लोगों ने, जहां से हमें पेट भरने का भोजन मिलता है, इतने सारी चीज़ों के बाद हम गांव छोड़कर चले आते हैं तो गांव लौट कर नहीं जाते। उसके कई कारण थे, जो कमियां थी उसको सरकार ने भरने का प्रयास किया है। हमारे साथ दो वरिष्ठ लोग हैं। प्रेम शंकर जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर रहीस सिंह जी स्तंभकार हैं और सरकार के करीब हैं, तो जाहिर बहुत सारी चीज़ों का बेहतर उत्तर मिलेगा आपको। डॉक्टर रहीस जी, शुरुआत भी आपसे ही करेंगे। जो गरीबी की मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, क्या उनसे देश मुक्त हो गया है? गांव में जहां पहुंच रहे हैं वो गरीबी की मार्केटिंग नहीं करने वाले लोग हैं, वो गांव की गरीबी को हटाकर उसको पुनः स्थापित करने का काम कर रहे हैं। क्या ये माना जाए? अवश्य रामन जी, क्योंकि आप अगर पूरा एक आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने गांव के जो वासिंदे थे उनका जो आवास पर स्वामित्व था या जिस तरह से रह रहे थे उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य था रेवेन्यू कलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा लगान जी। तो और वो परंपरा अब तक चली आई। इससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया कि गांव में वो व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, वो अपना अस्तित्व ही नहीं रखता है, क्योंकि उसके गांव के आवासीय रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है। तो वो सही मामलों में निराश्रित था। तो जो अब तक किया गया वो वास्तव में मार्केटिंग थी ऑफ पॉवर्टी। अब क्या हुआ, अब एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि जो संपन्न हैं उनका वंदन, जिनके जो योजनाओं से संपन्न है, और जो नहीं हैं उनके माथे पर योजनाओं का चंदन। तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये स्वामित्व योजना रखी, आप देखिए इसकी शुरुआत में ही जो 1 लाख से अधिक लोगों को इसमें लिया गया, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए, 41,000 के आसपास। उनके पास आज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होंगे। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को वो गिरवी रख सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को वो बेच सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर वो कोर्ट में खड़े होकर के कोई भी चैलेंज कर सकते हैं। अन्यथा वो ग्राम समाज की लैंड होती थी और उस पर आप भवन के स्वामी नहीं होते थे। अगर ग्राम का कोई भी दबंग आ जाता या कोई भी ऐसा आ जाता जो आप पर दावा कर देता कि नहीं ये हमारा है, तो आप उसको काउंटर नहीं कर सकते थे। आप उस पर किसी भी प्रकार का लीगल राइट होने का प्रामाणिक दावा नहीं पेश कर सकते थे, सिर्फ गवाहों को छोड़ करके कि लोग कह देते कि भाई ये तो पुश्तैनी उससे चले आ रहे हैं। आज आप देखिए आत्मनिर्भर बनाया प्रधानमंत्री जी ने।
ये आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर परिवार, आत्मनिर्भर ग्राम, आत्मनिर्भर समाज से लेकर आत्मनिर्भर राष्ट्र की जो परिकल्पना है उनकी, उसकी वो जड़ में, रूट में जाकर के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उन्होंने आत्मनिर्भरता को जो अधिकार दिया। उन्होंने कहा आपका घर है, जो आपका है वो आपका ही है और आपका ही रहेगा। यानी अब कोई भी ऐसा आकर के दावा नहीं कर सकता। तो किसी भी ग्रामीण के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी निराश्रित के लिए या किसी भी सामाजिक प्राणी के लिए ये आत्मनिर्भरता का जो सम्मान है, ये स्वामित्व का जो सम्मान है, ये मेरी समझ से सबसे बड़ा सम्मान है और वो प्रधानमंत्री जी ने उसको इसके माध्यम से ये गांव के लिए कोई इकलौती योजना नहीं है जो प्रधानमंत्री ने शुरू की है। गांव के लोगों के लिए तरक्की के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। आपका प्रधानमंत्री आवास भी 2.5 लाख रुपए मिलता है और आपको जमीन मिला के आप 3 लाख के हकदार हैं। 3 लाख के मालिकाना हक आपको है। आप अगर 20,000 25,000 किसी सेठ साहूकार से लेते हैं तो 10% पर आपको ब्याज पर पैसा देता है। आप बैंक जा सकते हो, छोटा सा ऋण ले सकते हो। ये सुविधाएं आपको सरकार ने उपलब्ध कराई। जाहिर है गांव लौट के जाने का माहौल बन रहा है। कानून बनाने के लिए जो समझ होनी चाहिए, देखिए गांव के लिए कानून वो बनाते हैं जो गांव में रहते हैं, जो गरीबी देखते हैं, जो समस्याएं झेलते हैं, जो गांव की चीज़ों को समझ में आता है कि गांव की चीज़ें क्या हैं। तो क्या लगता है कि ये सरकार उस समझ के साथ आगे बढ़ रही है? प्रेम शंकर जी, प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षाएं थी गांव के लोगों के, वो पूरी हो रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो योजनाओं का स्वरूप है उसमें कहीं न कहीं ये दिखता है कि जो समाज का एक बड़ा तबका सुविधाओं से वंचित है, या जिसको हम कहते हैं कि अनियोजित विकास का मारा हुआ है जी, उसको सुनियोजित करके उसको मुख्य धारा में स्थापित करना और जो लूप होल्स हैं उनको दूर करना, इसकी एक दृष्टि दिखती है। स्वामित्व योजना जो है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, उसकी रूपरेखा भी कुछ उसी तरह के, डॉक्टर रईस ने बहुत विस्तार से इस पे बताया। ये बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती की जमीन है उनका तो विधिकरण हुआ, उनका कागजीकरण हुआ, लेकिन आवासीय क्षेत्र का कोई भी आज तक विधिक स्वरूप नहीं है। कानून व्यवस्था किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए या प्रदेशवार अगर आप आकलन करेंगे तो जो विवाद के सबसे बड़े कारण हैं, चाहे वो विवाद छोटा हो या विवाद बहुत बड़ा हो, जो हत्या से लेकर तमाम बड़ी घटनाओं तक पहुंचता है, उसका सबसे बड़ा कारण भूमि विवाद है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अब संकट क्या है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि ग्राम समाज की जमीन, आप देखेंगे कि 2 घरों के बीच में एक छोटी सी नाली को लेकर विवाद है, या कोई किसी की जमीन कागजों में किसी और के नाम पे है, या लंबे समय से जो एक कब्जे का सिद्धांत है उसके तहत कोई और उपयोग कर रहा है और वास्तव में वो जमीन किसी और की है। तमाम लोग जो विधिक तौर पे पट्टे के हकदार हैं उनको पट्टा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उस पर कब्जा किसी और का है। इस योजना से सबसे बड़ा जो अंतर आएगा उसका बड़ा असर कानून व्यवस्था पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि विवाद के समय यह स्पष्ट नहीं होता है कि जमीन किसकी है, किसके पक्ष में नहीं है, और लंबे लंबे, आप सोचिए कि 2 फीट 3 फीट के नाली के विवाद में पीढ़ियां चली जाती हैं, कचहरियों में घिस जाती हैं और जी पीढ़ियां चली जाती हैं, उनके खेत बारी बिक जाते हैं, वो अहम की लड़ाई ऐसी बनती है। तो इस योजना का जो स्वरूप है वो बड़ा अच्छा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के जैसे पहले चरण में 37 जिलों के 346 गांव लिए गए, 41,700 लोगों को करीब बटा। इसका जो स्वरूप यह है कि जीआईएस के माध्यम से ये गांव का सर्वे कर रहे हैं। उसमें सर्वे करने के बाद गांव की जो संपत्तियों की सूची है वो ग्राम सभा में की मुनादी करके, सभा करके उसमें प्रकाशित की जाएगी। ये इसलिए जरूरी है कि जिससे ये किसी को आपत्ति ना हो कि मेरी बात नहीं सुनी गई या मेरे साथ गलत हुआ। उसके आधार पे जो संपत्तियों के उनके पास जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो कागज हैं, वो देंगे, और उसके आधार पे जिन संपत्तियों पे कोई विवाद नहीं है उसका त्वरित तौर पे उनको एक प्रमाण पत्र, उनका एक कागज दे दिया जा रहा है। जिन संपत्तियों पे अगर किसी तरह का विवाद है उसमें दोनों पक्षों को सुनको उसका समाधान करके फिर उसके स्वामित्व की तैयारी की जा रही है। तो एक तो सबसे बड़ा पक्ष ये हुआ कि आदमी अब मेरा अपना घर है कागजी तौर पे, ये मैं इसको लेके आत्मनिर्भर हो गया, और दूसरा जो विवादों से समाधान हो गया। और जो दूसरा जिसकी ओर आपने इशारा किया वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। मुझे गांव में अपना घर अगर ठीक कराना है, मुझे 10,000 20,000 50,000 रुपए का खर्च है, या मुझे किसी अन्य कार्य के लिए आर्थिक, कई ऐसी गाँव में जमीनें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, बाजार के पास है तो शहर से ज्यादा कीमती जमीनें हैं, गांव के अंदर भी शहर से ज्यादा कीमती जमीनें, बिल्कुल वो सड़कों के किनारे हैं, हाईवे पर हैं, जिनका बहुत अच्छा मूल्य हो सकता है, लेकिन उनका कोई विधिक आधार न होने के नाते, कागज न होने के नाते बैंक के लिए उनकी वैल्यू 0 है।
ये तो अब ऐसे में जिन छोटे छोटे कर्ज के लिए, अपनी जरूरतों के लिए आदमी इधर उधर भटकता है, उसे अपना घर ही बनवाना है, किसी किसान को कुछ उसे अपने अन्य तरह के आर्थिक जरूरतें हैं, उसे रोजगार शुरू करना है, उसे बेटी की शादी करनी है या उसे अन्य संसाधन विकसित करने हैं, इसके लिए आप वो बैंक में हक के साथ मांग सकेगा कि साहब मेरी ये जमीन है और इसके बदले आप मुझे पैसा दो। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी सोच है और ये योजना जिस दिन पूरे व्यापक तौर पे जमीन पे उतरेगी, हमें उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। चलिए, गांव बेहतर हो, मजबूत हो, ये तो सभी चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं जी। कोई ये पहली योजना नहीं है जिसको सरकार वहां लेकर के गई, लगातार जनधन से शुरू करके गए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, विद्युत कनेक्शन हो, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सरकार 6 सालों में गांव तक पहुंचने की कोशिश की सरकार ने। इस योजना के बाद क्या गांव स्वावलंबी बनने की ओर बढ़ रहे हैं? लगता है कि अब गांव स्वावलंबी होंगे, जिसकी बात आप करते थे कि गांव का अपना सब कुछ होगा, तो उस तरफ बढ़ रहे हैं क्या? देखिए रमेश जी, अपना देश जो है अभी तक भी इस चलन में है कि गांवों का देश। बिल्कुल। और हमारी कविताओं में भी ग्राम देवता को ही नमस्कार किया गया, शहर के कुबेर को नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 6.62 लाख जो गांव हैं उनकी संवेदनशीलता को समझा, उनके मर्म को समझा, और उसके बाद अगर आप देखें, उन्हें ये मालूम था कि अगर ये 6.62 लाख गांव समृद्ध नहीं होते हैं, सुनियोजित नहीं होते हैं, आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, तो यानी इस देश का 60% जो मानव समूह है वो आत्मनिर्भरता से बाहर रहेगा और उनके बिना भारत भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि जनधन योजना के माध्यम से उनको बैंकिंग तंत्र से जोड़ा। कि यहां का देखिए, हमें याद है जब आधार कार्ड पहला जारी हुआ था उस समय 19 करोड़ लोग केवल बैंक से जुड़े हुए थे, 19 करोड़। और उसमें भी बैंक आरबीआई ने दिया था कि कई ऐसे हैं जिनके एक से अधिक खाते हैं, यानी मान लो कि आप 15 से 16 करोड़ ही बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े थे। आज कितने जुड़े हैं? तो जब तक व्यक्ति बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़ा, उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि वो भी समावेशी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप इस समावेशी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनते तब तक अंत्योदय की शुरुआत नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी ने इसके जरिए अंत्योदय की शुरुआत की। फिर किसान बीमा योजना, ठीक है ना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना। तो आप अगर एक सीक्वेंस, और करीब करीब मैंने देखा है 20 से ऊपर ऐसी योजनाएं हैं जो गांव को समृद्ध, गांव को सुनियोजित, गांव को प्रॉस्पेरस, गांव को डायनामिक बनाने के लिए। अब आप देखिए, जब हम यहां तक आए तो ये सब अध्ययन बेस्ड हैं योजनाएं कि भाई वो गांव का व्यक्ति, अब जिसको किसान सम्मान निधि बनना है, लेकिन उसको किसान, जब तक आंकड़े नहीं है, जब तक आप खेती पर आपका स्वामित्व तो नहीं, आप किसान नहीं कहे जाएंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया गया है, अब उस पर भी आप, उसका भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा, उस पर भी आप बैंक से कर्ज ले सकते हैं। तो आप देखिए कि ये अंत्योदय से राष्ट्रोदय की जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उसमें यह सेगमेंट, ये हमारे 6.62 लाख गांव और 60% हमारे देश की आबादी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शायद इसके मर्म को बड़ी गंभीरता से, बड़े संजीदगी से उन्होंने समझा, उनके लिए योजनाएं लाए और उनको उसी अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का निर्णय लिया जिसमें शहरी खड़े हैं, जिसमें बड़े बड़े योजनाकार खड़े हैं, जिसमें उद्योग और बिजनेसमैन खड़े हैं। जब तक सब लोग नहीं खड़े होंगे, भारत कैसे सेम प्लेटफॉर्म पर वो ले आए। तो मैं इसके लिए उनको नमन करता हूं कि उन्होंने इस मर्म को पहली बार समझ करके, और केवल जो आपने कहा, ये गरीबी की मार्केटिंग नहीं, गरीबी शब्द हटाने के लिए उन्होंने काम शुरू किया और उनको वो ताकत दे दी कि अब आप वास्तव में आत्मनिर्भर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वनिर्णय ले सकते हैं और देश की धारा में, विकास की धारा में अपना योगदान सुनिश्चित। चलिए, जो लोग गांव को जानते हैं, थोड़ा पहले से अगर उसको व्याख्या करें हम, तो गांव से जो सड़कें शहर की ओर जाती हैं उससे जाने वाले लोग दिखते हैं। अभी दीपावली आ रही है, कुछ और त्यौहार आ रहे हैं, तो शहरों से गांव वापस आ जाएगा। बूढ़ी आंखें उन सड़कों को देखा करती हैं कि कोई लौट करके आ रहा होगा हमारा बेटा। तो शायद इससे गांव को मुक्ति मिलने वाली है
और जो लोग गांव में रहेंगे वहां सारी सुविधाएं मिलेंगी तो शायद शहर की ओर पलायन नहीं करेंगे। प्रेम शंकर जी, क्या इससे हो पाएगा? देखिए, गांव और किसान राजनीति के केंद्र में तो हमेशा रहा है, लेकिन अब नीति और नियोजन के केंद्र में है और क्रियान्वयन के केंद्र में है। तो हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पे बदलाव दिखेगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात, आप केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, आप उनकी अगर योजनाओं का आप स्वरूप देखेंगे तो वो हमेशा एक समग्र सोच के साथ हैं। हम इस समय कोविड की एक बहुत बड़ी आपदा जिससे दुनिया जूझ रही है, उत्तर प्रदेश, पूरा देश जूझ रहा है, और जिस उत्तर प्रदेश को लेके पूरे मन में भय था पूरे देश को कि क्या दृश्य होगा, आज वहां का दृश्य सुखद और सुकून भरा है। बिल्कुल। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इन योजनाओं की दूरदर्शी सोच थी। अभी जिस जनधन योजना की बात इन्होंने की है, अगर सोचिए उस जनधन योजना के अंतर्गत खाते नहीं खुले होते तो चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के पैसे होते, यहाँ मुख्यमंत्री ने 35 लाख लोगों के खाते में जो रेहड़ी पहुंचे वाले 1 मिनट में पहुंचाया और उनको भूखमरी की स्थिति से जाने से बचा लिया, ये उस योजना की देन थी। हम स्वच्छ भारत मिशन का जब एक अभियान शुरू हुआ था तो लोगों को लग रहा था शौचालय। हम शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोग हैं। रोग इसलिए कह रहा हूं कि शायद हमारी सोच उसी आसपास हो जाती है कि हम जिन सुविधाओं में जी रहे हैं हमें लगता है कि उनका दूसरे के लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो शौचालय अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव था। हमने इंसेफ्लाइटिस के बदलते हुए उत्तर प्रदेश में आंकड़े देखे हैं, और इस कोविड में जब हम बात कर रहे हैं कि स्वच्छता और सफाई सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें इस योजना का योगदान देख रहे हैं। किसान सम्मान निधि के या अन्य जो सामाजिक पेंशनों में लगातार उनके लोगों के अकाउंट में मदद पहुंची, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह दूरदर्शी सोच थी। अब आप देखिए, जैसे कृषि का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में ही हम ओडीओपी की बात कर रहे हैं, जिसको अब देश आगे ले जा रहा है। ये योजनाएं क्या हैं? ये ग्रामीण स्वशासन की ओर ही तो बढ़ने की बात कर रहे हैं। हमने एक लंबी फौज देखी अभी इस कोविड काल में गांव लौटते हुए, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दशाओं में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि हमारी पूंजी लौट रही है। लोगों को चिंता थी कि इतने बड़े पलायन हो रहा है, इनका क्या होगा? उन्होंने कहा हमारी पूंजी लौट रही है, और उसके आधार पर योजनाएं बनाई। प्रधानमंत्री ने भी इसको सराहा। तो कुल मिला के अब पलायन की जो प्रक्रिया है, देखिए शहर भी अब धीरे धीरे भर रहे हैं, रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं। सर्विस सेक्टर जो एक बहुत बड़ा केंद्र था, अब वो धीरे धीरे सैचुरेट हो रहा है। ऐसे में स्वरोजगार एक सबसे बड़ा माध्यम है। आप चाहे कृषि के विविधीकरण की बात कर लें, चाहे ओडीओपी की बात कर लें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में टियर 2 टियर 3 के जो शहर हैं, कस्बों तक सड़कों को पहुंचाने की बात कर लें, एक्सप्रेसवे पहुंचाने की बात कर लें, मार्केटिंग की बात कर लें, ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक समग्र योजना है। और वो किसी ने कहते हैं ना कि कितनी धीमी गति है विकास की, अदृश्य होकर चलता है। इस महाबोधि में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। तो एक लंबी प्रक्रिया, हमें लगता है कि क्या हो जाएगा, लेकिन जब एक एक्सप्रेसवे पहुंचता है तो वो अपने साथ एक बाजार लेके पहुंचता है, रोजगार लेके पहुंचता है, और गांव से रोजगार बाजार को सीधे जोड़ने का अवसर लेकर पहुंचता है। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि अगर ये सारी योजनाएं सही ढंग से जमीन पर उतरी तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गांव तो वैसे भी बदल चुका है। गांव में आपको बिजली मिलेगी, गांव में आपको स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, गांव में आपको सड़क मिल रही है, गांव में आपको कृषि के सारे संयंत्र मिल रहे हैं। गांव में वो सारी चीजें बदल गई। उन गांव की कल्पना आप मत करिए जो गांव थे। हालांकि गांव से जो लोग लेकर आते हैं, चाहे प्रेमशंकर जी हो, डॉक्टर रईस जी हो या मैं, अगर उतना गांव को हम वापस करते तो शायद गांव पहले बदल गए होते धीरे धीरे। लेकिन विवेक आया, लोगों को लगता है कि गांव से जो हमारे ऊपर गांव ने निवेश किया है वो बदलेंगे। रईस जी, एक सवाल है आपसे, ये जो ओडीओपी की बात कर रहे हैं, तमाम और छोटी योजनाओं की बात कर रहे हैं, जो ये पूंजी मिल रही है, स्वामित्व मिल रहा है, इससे क्या इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे गांव? बिल्कुल बढ़ पाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी पहल की थी कि हम जिले के जीडीपी को हम असेस कराएंगे। हम देखिए, गांव की अगर इस तरह की एक आत्मनिर्भर इकाई बनते हैं जहां पर हर व्यक्ति स्वत्वाधारी है, अब कोई निराश्रित नहीं है, कोई पराश्रित नहीं है, तो जब वो स्वत्वाधारी बनेगा तो कोई भी ओडीओपी की योजना हो या अन्य ग्रामीण जो बहुत से ओडीओपी में अभी शामिल नहीं हो पाए हैं, बहुत उत्पाद ऐसे हैं, उन उत्पादों का वो निर्माता हो, या हमारे देश में तो परंपरागत जातियां रही जो विशिष्ट कुछ चीजें बनाती थी, तो अब आप वो अपने घर को गिरवी रख करके बैंक से सस्ता कर्ज लेकर के और उन प्रोडक्ट्स में शामिल हो सकती हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार
कि इस योजना को, ओडीओपी को, जैसा अभी प्रेम शंकर जी ने बताया, आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने सराहा, उसको बजट में रखा गया और उसको अब बड़े कैनवास पर लाने की कोशिश हो रही। तो हमारा वो ग्राम का व्यक्ति जिसकी आज तक कोई पहचान नहीं थी, वो न केवल पहचान बनाएगा बल्कि इन उत्पादन प्रक्रियाओं के जरिए वो राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। बिल्कुल। समय चूंकि बड़ा विषय है और समय कम है, वक्ता भी हमारे दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत आभार कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक आपने बात पहुंचाई। 2 लाइनों से इसको विराम देंगे कि शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में, सुकून का जीवन बिताना है तो आओ चले गाँव में, आओ चले गांव में। गांव बदल रहा है और गांव बदलेगा, नीतियों से बदलेगा, लेकिन एक दूसरे से सरकार पर भरोसा करें और योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो। इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं और गांव की तरफ वापस लौटते हैं। नमस्कार।